नमस्कार। आज का वीडियो मुख्य रूप से दो मुद्दों पर आधारित है। पहला, वुहान वायरस या जिसे हम कोविड-19 महामारी के नाम से जानते हैं, और दूसरा, इजराइल और फिलिस्तीन स्थित आतंकवादी संगठन हमास के बीच हाल ही में हुआ युद्ध के बारे में है। अगर हम पहले मुद्दे की बात करें तो वुहान वायरस या कोविड-19 एक कराल महामारी का रूप लेने में सक्षम हो गया है और हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं। भारत विरोधी सिद्धांतों और कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवियों और कुछ चापलूसी करने वाले राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित मीडिया के अनुसार कोविड-19 का इंडियन वेरिएंट मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। और दूसरा मुद्दा फिलिस्तीन धरती पर पनप रहे आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक चलने वाला युद्ध है। भारतीयों ने भी विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से इस युद्ध में भाग लिया है। जहां अधिकांश भारतीयों ने सोशल मीडिया पर इजराइल की ओर से लड़ाइयां लड़ी, वहीं एक विशेष समुदाय के सर्वाधिक लोग और एक विदेशी राजनीतिक विचारधारा से पीड़ित कुछ स्वघोषित क्रांतिकारियों ने या अर्बन नक्सल ने हमास जैसे आतंकवादी संगठन की तरफ से सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। पहले मुद्दे या घटना का असर हमारे देश पर पड़ना शुरू हो गया है और दूसरे मुद्दे या घटना का असर भविष्य में और भी गंभीर होगा, जो देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की दो छोटी छोटी घटनाएं हमारे देश के वर्तमान या भविष्य में खतरा कैसे पैदा कर सकती है। हम इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी या स्टोरी के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे और हमें विश्वास है कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक विदेशी पर्यटक जापान देश की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान उन्होंने वहां एक दुकान से कुछ फल खरीदे। फल खरीदते समय उन्होंने महसूस किया कि एक छोटा बालक उनकी गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देख रहा है। उन्होंने इस बात को बालक का विदेशी के प्रति जिज्ञासा जानकर नजरअंदाज कर दिया। जब विदेशी पर्यटक ने दुकानदार से फल खरीदा और फल का मूल्य चुकाकर मुड़े, तब वो बालक उनके समक्ष आया और जापानी शैली में उन्हें अभिवादन किया। अभिवादन के प्रत्युत्तर में पर्यटक ने भी अभिवादन किया और यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि वो बालक उनसे क्या कहना चाहता है। तब बालक ने उनसे पूछा, श्रीमान, यह फल आपने कितना मूल्य चुकाकर खरीदे हैं? पर्यटक ने पहले कुछ सोचा, फिर बच्चे को फल का मूल्य बता दिया, किंतु वे यह समझने में असमर्थ थे कि वो बालक उनसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। वे यह सोच ही रहे थे कि तभी उस जापानी बालक ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ जापानी मुद्रा निकालकर पर्यटक की ओर बढ़ाते हुए बोला, आप यह मूल्य ले लीजिए और फल मुझे दे दीजिए। पर्यटक कुछ देर के लिए हैरान रह गए और अपने मन में उठ रहे जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने उस बालक से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहा है। बालक ने तुरंत उत्तर दिया कि दुकानदार ने जो फल उन्हें बेचे हैं वे सड़े गले हैं और इन्हें खाकर महात्मा अवश्य ही जापान के बारे में गलत विचार बनाएंगे, और जब किसी और देश में जाकर महात्मा यह अनुभव सुनाएंगे तो उसके देश जापान की छवि वहाँ खराब होगी। इसलिए वो मूल्य चुकाकर पर्यटक से वो फल ले रहा है। पर्यटक यह उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। इतने छोटे बच्चे से उन्हें इस बात की उम्मीद न थी। उन्होंने बालक को पैसा वापस उसकी जेब में रखने को कहा तथा उन्होंने बालक को यह आश्वासन दिया कि वे इस सड़े हुए फल को खरीदने का जिक्र कहीं नहीं करेंगे। तब उनके उस बालक से और अधिक बात करने की इच्छा हुई और बालक भी उनकी बातों का अच्छे से उत्तर देने लगा। तब पर्यटक ने बालक की देशभक्ति की और एक परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बालक से पूछा कि वो किस भगवान को मानता है। बालक ने पर्यटक को अपने भगवान का नाम बताया। पर्यटक ने पूछा कि यदि वही भगवान जापान पर आक्रमण कर दे तो वो क्या करेगा। तब बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मैं उनकी मूर्तियां पिघलाकर उनकी गोलियां बनाकर उनको मारूंगा। बालक का देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह उत्तर सुनकर पर्यटक दंग रह गए। उन्होंने मन में सोचा कि जिस देश के बच्चे इतने देशभक्त थे, उस देश का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। यदि हम इस कहानी के मोरालिटी या नैतिकता के आधार पर भारत की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें तो हमें पता चलेगा कि हम एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हुए हैं, और वो है शर्म और अपमान। और इस शर्म तथा अपमान के बीच में छिपा हुआ है राष्ट्र के प्रति खतरा, भय और आशंकाएं। जहां एक छोटा सा जापानी बालक इस बात से अवगत है कि
कैसे एक सामान्य सड़ा हुआ फल उसके देश की मर्यादा, गौरव और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, वहीं हमारे देश के बुजुर्ग, शिक्षित और बुद्धिजीवी वुहान वायरस के वर्तमान वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट के नाम से प्रचारित करके भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन राष्ट्र विरोधियों ने आज तक कभी भी कोविड-19 को उसके जन्म स्थान के नाम पर संबोधित करने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं, जैसे कि वुहान वायरस या चीनी वायरस। ये राष्ट्र विरोधी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम भी हुए हैं, क्योंकि दुनिया भर के तमाम मीडिया संस्थानों के प्रकाशन में कोविड-19 के साथ इंडियन वेरिएंट को भी शामिल किया गया है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कोविड-19 जैसे महामारी या हथियार पैदा करने वाला चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को कोविड-19 के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। यदि हम कहानी के दूसरे मोरालिटी या नैतिकता का वर्णन करें तो हम जान पाएंगे कि भारत का भविष्य भय और अनिश्चितता से परिपूर्ण रहेगा। अगर आज की दुनिया में भारत का कोई सच्चा तथा भरोसेमंद दोस्त है तो वो इजराइल है। अगर किसी देश ने विपदा के समय में भारत को सबसे अधिक मदद और सहायता दी है तो वो इजराइल है। भारत की सहायता करने के लिए इजराइल ने चीन और अमेरिका जैसे देशों की चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया है। इजराइल ने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है, जबकि हमास और फिलिस्तीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। लेकिन जब हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर 4000 से अधिक रॉकेट दागे और इजराइल ने आतंकवादियों को कुचलने की कोशिश की, तब भारत में बसने वाले शांति दूतों ने और यूरोप में विकसित एक क्रूर और अवास्तविक राजनीतिक विचारधारा द्वारा प्रेरित एक समूहों ने या अर्बन नक्सल ने पूरे गर्मजोशी से हमास जैसी एक आतंकवादी संगठन का खुलेआम समर्थन किया। कहानी के अनुसार एक छोटा जापानी बालक ने अपने देश को अपने आराध्य देवता के हमले से बचाने के लिए उस देवता की मूर्ति को पिघलाकर उससे हथियार बनाने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। लेकिन हमारे देश के वे लोग जिन्होंने भाईचारा निभाने के लिए इजराइल जैसे दोस्त को नजरअंदाज कर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन किया है, क्या वो समूह भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का सहयोग और समर्थन करेंगे? क्या वे पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिए लाउडस्पीकर को पिघलाएंगे और उससे हथियार बनाएंगे? या वे विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और केरल के हर नुक्कड़ पर दिखाई देने वाले विदेशी नेताओं की मूर्तियों को पिघलाकर हथियार बनाएंगे और उस हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तानी या चीनी सेना के खिलाफ करेंगे? ऐसे कई सारे सवाल और शंकाएं चरमपंथी समुदाय विशेष और अर्बन नक्सल के इंतजार कर रही है। अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई तो धार्मिक और वैचारिक उग्रता से भरे हुए ये दो समूह क्या करेंगे, इसकी भविष्यवाणी करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ हमें यकीन है कि जरूरत के मुताबिक वे लोग बेझिझक लाउडस्पीकर और विदेशी नेताओं की मूर्तियों को पिघलाएंगे और उससे हथियार भी बनाएंगे। लेकिन उस हथियार का असली निशाना दुश्मन का सीना होगा या देशवासियों की पीठ, इस संबंध में अनुमान लगाने या संदेह व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव जाति के प्रति इन दो समूहों द्वारा किए गए योगदान और उपलब्धियों का जो इतिहास रहा है उसमें अनुमान और संदेह जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।